सो इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफनेस, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका आगे से कंटिन्यूएशन पार्ट है ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफनेस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताई थी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। ओके, सो इसमें हमने सेंसोन्यूरल तक पढ़ा था। कंजेनाइटल जो है वो मैं बता देती हूँ, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कॉक्लिया और क्रोमोसोमल सिंड्रोम हो सकता है। कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा हो सकता है, क्या बोलते हैं, डिलेटेड फैमिली में प्रोग्रेसिव जेनेटिक हियरिंग लॉस हो सकता है, कैन बी इनहेरिटेड। और एक्वाइर्ड में एजिंग, प्रीबायोसिस और एज रिलेटेड हियरिंग लॉस बीइंग टू बी मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑटिस्टिक न्यूरल, है ना, मेलेंजिनोमा, और ये सारे ट्यूमर सर्टन ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंसोन्यूरल से हमने पढ़ा था, कंडक्टिव में अभी बताती हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम देयर। हमने रिस्क फैक्टर भी देखना है। तो इसका रिस्क फैक्टर हमने बताया था ना मैंने, कि फैमिली हिस्ट्री, सेंसोन्यूरल इम्पेयरमेंट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से लो बर्थ वेट बेबी होता है जो 1500 ग्राम की में इस वजह से हो सकता है। यूज़ ऑफ ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन की वजह से, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से, क्रॉनिक एक्सपोजर, लाउड नॉइसेस की वजह से, परफोरेशन टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से। फिर हमने एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ कंडक्टिव डेफनेस के में अपन ने एक्सटर्नल और इंटरनल मिडिल ईयरिंग लॉस पढ़ा था। फिर अब बात करते हैं इसके इनर ईयर की, सेंसोन्यूरल डेफनेस में। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, कंजेनाइटल में ट्रॉमा जो होता है हेड इंजरी की वजह से, सर्जिकल इंजरी, लिब्रिथिन, लाउड साउंड प्रोड्यूसिंग क्या कंक्यूशन उसमें होता है। फिर आता है इन्फेक्शन ऑफ मम, सिफिलिस और ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। फिर आता है प्रेसबाइकस ट्यूमर, ऑटिस्टिक न्यूरोमा, ठीक है। फिर मायरिन्स डिजीज, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाइसिनामिन, कैनामाइसिन, और ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो इनर ईयर में उसमें क्या क्या दिक्कत या उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डेफनेस के, डैमेज के। ठीक है, तो अपन ने फिर कॉजेज ऑफ सेंट्रल हियरिंग लॉस पढ़ा था, तो इसमें सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, किसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से भी डेफनेस वहाँ पे हो रही थी। फिर पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, है ना, इन प्रीवियस वीडियो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हमने देख लिया था, डायग्नोस्टिक मेजर्स भी कंप्लीट हो गया था हमारा। कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन भी हमारा ऑलमोस्ट डन था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई एम सो सॉरी, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। हाँ, ओके, सो यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। तो कैसे प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना एक्सपोजर ऑफ ट्रॉमा, इन्फेक्शन और ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स से, अवॉइड करना है किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर से, वेयर करना है ईयर प्रोटेक्शन जिससे कि हाई पिच नॉइस ना हो, या नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस ना हो। तो जब आप लाउड नॉइस से एक्सपोज करें तो ईयर प्रोटेक्शन आपको पहनना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ डेफनेस। सबसे पहले है कि मेडिकल मैनेजमेंट, टू रिस्टोर हियरिंग, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द इन्फेक्शन, रिमूव इम्पैक्ट वैक्स और फॉरेजन बॉडीज। फिर आता है सेरेमिनोलाइटिक्स, जो इम्पैक्टेड वैक्स है उसकी वजह से, कॉर्टिको स्टेरॉइड फॉर इन्फ्लेमेशंस, ये सारे इसको यूज़ करने हैं। ट्रीट अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर, जो उसके साथ जो साथ साथ उसके जो सिम्टम्स चल रहे होंगे उनको भी ट्रीट करना है। फिर आता है असिस्ट हियरिंग, तो असिस्ट हियरिंग में क्या आता है, हियरिंग एड्स, फिर इम्प्लांटेबल मिडिल ईयर
हियरिंग डिवाइसेस, फिर आता है कॉक्लियर इम्प्लांट्स, फिर आता है साइन लैंग्वेजेस जो कि ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन ये सारा कुछ होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हियरिंग एड्स के बारे में। तो यहाँ पे हियरिंग एड्स में क्या आता है, डेजिग्नेटेड टू एम्पलीफाई साउंड, यहाँ पे डिज़ाइन टू एम्पलीफाई साउंड, तो यहाँ पे क्या आता है हियरिंग एड्स। फिर इम्प्लांटेबल मिडिल ईयर हियरिंग डिवाइसेस होते हैं, जिसमें आता है इम्प्लांटेबल मिडिल ईयर हियरिंग एड्स। यहाँ पे इम्प्लांटेबल सर्जिकली कैन इम्प्रूव द साउंड ऑफ परसेप्शन फॉर द पेशेंट विथ मॉडरेट टू सीवियर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है, तो इम्प्लांटेबल मिडिल ईयर हियरिंग डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इम्प्लांटेबल, फिर आता है कॉक्लियर इम्प्लांट। तो कॉक्लियर इम्प्लांट में क्या आता है, यहाँ पे सर्जिकल प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस दैट रिसीव साउंड एंड ट्रांसमिट द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जो इम्प्लांटेड हियरिंग जो डिवाइसेस है उसको अंदर की तरफ से इम्प्लांट किया गया है, ठीक है, कान के अंदर की तरफ से, थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसेस में आ जाता है ये। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लांटेबल मिडिल ईयर हियरिंग एड्स जो है सर्जिकली डाला जाता है, उसके बाद है ना, जिससे कि परसेप्शन सही होता है वहाँ पे पेशेंट का, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में ये करते हैं, जिसको हम सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस के में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है कोक्लियर इम्प्लांट। तो कोक्लियर इम्प्लांट में देखो आर्टिफिशियली वहाँ पर, ये देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल मशीन लगाई गई है। तो यहाँ पे क्या है, कॉक्लियर इम्प्लांट आर सर्जिकली प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट रिसीव साउंड एंड ट्रांसमिट द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांटेड होते हैं, जो कॉक्लियर में होते हैं, ठीक है, ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस में क्या है, इट इन्वॉल्व हैंड शेप मूवमेंट, हैंड, आर्म्स, बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ASL साइन लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे कि इट इन्वॉल्व हैंड शेप मूवमेंट, हैंड एंड आर्म्स, बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, जितने भी हैं वो यूज होते हैं साइन लैंग्वेजेस में। फिर अब हम बात करते हैं एरियल रिहैबिलिटेशन के बारे में। तो एरियल रिहैबिलिटेशन क्या होता है, अब हमें ये समझना है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, व्हाट इज इट। सो एरियल रिहैबिलिटेशन refers to service and procedures for facilitating adequate, receptive and expressive communication in individual with hearing impairment। यहाँ पे एरियल रिहैबिलिटेशन जो है ये सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है फैसिलिटेटिंग एडिक्वेट, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के लिए, जो कि इंडिविजुअल के हियरिंग इम्पेयरमेंट में काम आती है। इसमें एरियल रिहैबिलिटेशन services है which is produced by facilitating adequate, receptive and expressive communication in individual with hearing impairment, okay। If a hearing loss is permanent, untreatable, aerial rehabilitation may be beneficial। अगर यहाँ पे जो hearing loss है वो permanent होता है और untreatable होता है, तो aerial rehabilitation जो है वो बहुत ज़्यादा beneficial होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं पर्पस। तो पर्पस क्या है यहाँ पे, टू मिनिमाइज और टू मैक्सिमाइज द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। यहाँ पे पर्पस जो है मैक्सिमाइज होता है द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है किसी भी पर्सन की हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, जिसमें एम्फेसाइज लिसनिंग स्किल्स बढ़ाते हैं, ठीक है, पर्सन्स का हु इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड क्या कंसंट्रेट ऑन द स्पीकर। ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाने के टाइम पर ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। फिर आता है स्पीच ट्रेनिंग और स्पीच ट्रेनिंग, ठीक है। सो
यहाँ पे स्पीच रीडिंग और स्पीच ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। सो मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो मैं
तो फिर अब हम बताएंगे स्पीच रीडिंग के बारे में। तो स्पीच रीडिंग क्या होती है? ऑल्सो नोन एज अ लिप रीडिंग। देखो, जब जब कोई इंसान ऐसे करता है तो क्या लिप रीडिंग करता है? वो पढ़ता है, मतलब एक्शंस को पढ़ने की कोशिश करता है। जो जैसे किसी का नाम या कोई कुछ बोल रहा है तो लिप रीडिंग करते हैं ना, हम कभी कभी इशारे करते हैं तो वही। तो लिप रीडिंग प्रोसेस भी सिखाई जाती है यहाँ पे, है ना। It is also known as lip reading. Speech reading can help fill the gaps by left by missed or misheard words. ऐसे जो वर्ड वो नहीं सुन पाए वो लिप रीडिंग करना सिखाते हैं। फिर स्पीच ट्रेनिंग में गोल्स रहता है। स्पीच ट्रेनिंग में कंजर्व, डेवलप एंड प्रिवेंट डिटोरेशन ऑफ करंट कम्युनिकेशन स्किल। जो गोल होता है स्पीच ट्रेनिंग का वो कंजर्व रहता है, डेवलप एंड प्रिवेंट डिटोरिएशन ऑफ करंट कम्युनिकेशन स्किल। जो भी करंट कम्युनिकेशन होती है वो डेवलप कराते हैं, उसको प्रिवेंट कराते हैं डिटोरिएशन को। क्योंकि देखो, जो इंसान सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं तो वो वर्ड्स को कैसे कैच करेगा, है ना। कैसे हम उसकी, तो उनकी लैंग्वेजेस उनको सिखाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हियरिंग एड्स यूज करते हैं। तो हियरिंग एड्स में क्या आएगा? हियरिंग एड्स इज अ डिवाइस थ्रू विच स्पीच एंड एनवायरमेंटल साउंड आर रिसीव्ड बाय द माइक्रोफोन और कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एम्पलीफाइड एंड कन्वर्टेड टू द ऑकेस्टिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे हियरिंग एड्स में क्या होता है? डिवाइसेस जो है, जो ऐसे डिवाइसेस थ्रू जो स्पीच और एनवायरमेंटल साउंड्स को रिसीव करते हैं माइक्रोफोन के वजह से, वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के वजह से, जो एम्पलीफाइड होते हैं और रिकन्वर्टेड होते हैं ऑकेस्टिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होके करते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हियरिंग गाइड डॉग्स। तो यहाँ पर स्पेशली ट्रेन डॉग्स होते हैं जो सर्विस डॉग्स कहा जाता है, वो अवेलेबल होते हैं टू असिस्ट द पर्सन विथ अ हियरिंग लॉस। जो उन पर्सन्स को असिस्ट करते हैं जो हियरिंग लॉस कर चुके हैं। पीपल हु लिव्ड अलोन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ डॉग ट्रेन बाय इंटरनेशनल हियरिंग डॉग। जो जो अकेले रहते हैं ऐसे लोग, उनको इंटरनेशनल हियरिंग लॉ वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डॉग ट्रेन डॉग जो होते हैं वो इंटरनेशनल हियरिंग डॉग में होते हैं। उनको डॉग जो है वो रिएक्ट करते हैं साउंड पर, जैसे टेलीफोन, डोरबेल, अलार्म क्लॉक, बेबी क्राई, नॉक द डोर और स्मोक अलार्म्स पे। वो एक इंटरप्टेड चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो आपको इंटरप्ट करेंगे ताकि आपका ध्यान उस चीज़ पे जाए। ओके, सो यहाँ पे जो डॉग है वो अलर्ट हो जाएगा। इट्स अ मास्टर बाय फिजिकल कांटेक्ट। ये क्या होगा? ये उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं, मतलब फिजिकल कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं, जिससे कि वो इन चीज़ों में प्रिपेयर रहे, ठीक है। फिर द डॉग देन रन्स टू द सोर्सेस ऑफ द नॉइज इन पब्लिक। The dog positions itself between a person with hearing impairment and any potential hazard that the person cannot hear. ऐसा कुछ भी वो ऐसा रख देते हैं जिससे कि कोई भी हजारदस चीज़ें होने से पहले डॉग उनको पहले ही अवेयर कर देंगे उस चीज़ के लिए। डॉग्स उनको कि मतलब गैस बर्न हो रही है, स्मोक अलार्म अलर्ट, मतलब ये कुछ भी फायर अलार्म्स ये सब, या कोई आया है तो उस पे से डॉग उनको फिजिकली ऐसे पोटेंशियल दिखा के जो हजार्डस होंगे वो अपने पर्सन जो सुन नहीं सकता उसको वो चीज़ टच करवा देंगे, ठीक है। सच एज ऑन कमिंग व्हीकल्स और लाउड और हॉस्टाइल पर्सन। हॉस्टाइल मतलब जो जिससे जिस आदमी से खतरा है या मारने के लिए आ रहा है, तो डॉग उसको ऐसा कुछ भी करके उसको हटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। या कोई ऐसा व्हीकल एकदम आ रहा है सामने से तो डॉग आके उसको, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकता ना, तो वही। तो फिर आता है, अब बात करते हैं इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जरी इज इंडिकेट फॉर कंडक्टिव और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। यहाँ पे रिस्टोर कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है, यहाँ पे मेरेंजोटॉमी और स्टेप्डोटॉमी होती है,
ठीक है। फिर जो असिस्टेड हियरिंग जो होता है वो प्रोफाउंड डेफनेस को क्लियर करता है, कॉक्लियर इम्प्लांट करता है, मिडिल ईयर इम्प्लांट्स करता है, सेमी इम्प्लांटेबल हियरिंग डिवाइसेस को यूज करवाता है। फिर आता है ट्यूमर एक्सक्यूशन। तो ट्यूमर एक्सक्यूशन में ऑटिस्टिक न्यूरोमा यूज होता है, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्टर्प्टेड है सेंसरी परसेप्शन हियरिंग रिलेटेड to the altered sensory receptions and transmission impaired by the verbal communication related to impaired hearing loss। देखो related to verbal, देखो यहाँ पे impaired communication related to impaired hearing को डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है impaired social interaction, ठीक है, related to impaired hearing and decreased by the communication skill। ओके फिर यहाँ पे आता है डिसरप्टेड बॉडी इमेज रिलेटेड टू इम्पेयर्ड हियरिंग एंड यूज्ड फॉर असिस्टिव हियरिंग डिवाइसेस, ठीक है ये चीज। फिर आता है इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस। फिर आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू केयर ऑफ हियरिंग एड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में ऐसे ही बनेगी, पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना मेडिकल सर्जिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 3 नर्सिंग केयर प्लान तो बनने ही हैं, है ना। उसके बाद आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन को इंस्पेक्ट द ईयर कैनाल्स फॉर द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे रिमूव होगा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक सेरेमिन और फॉरेजन बॉडी। जो सेरेमिन होता है ईयर वैक्स, है ना वो। तो यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है, जो इंस्पेक्ट करेंगे ईयर कैनाल्स को, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके वजह से, फिर रिमूव करेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को सेरेमिन से और ये फॉरेजन बॉडी है उससे। फिर असिस्ट करेंगे हियरिंग को बाय यूज ऑफ ट्यूनिंग फॉक जैसे जिससे हम हियरिंग को चेक करते हैं। फिर वर्बल कॉजेज हो गए, डिटरमाइन द ऑडिटरी एबिलिटी टू वेरियस डिस्टेंस, ओके, जो भी वेरियस डिस्टेंस होगा उसको। उसके बाद करेंगे स्पीक स्लोली विथ केयरफुल प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। यहाँ पे स्लोली बात करेंगे जिससे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड ना हो, ठीक है। फिर एड हैंड जेस्चर, स्पीक फेस टू फेस एंड एडजस्ट पिच डाउनलोड विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, लो पिच करेंगे जो जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, ठीक है। एड हैंड एंड जेस्चर, स्पीक ऑन फेस, जिससे कि मतलब वॉल्यूम जो डाउनवर्ड विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जेस्चर से स्पीक बात करने की कोशिश करना है। फिर इंट्रोड्यूस असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि हियरिंग एड्स, रिटन कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें है ना अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ पेशेंट टू वर्बलाइज फीलिंग, ग्रीविंग और अबाउट हियरिंग लॉस। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करना है, ओके। सो ये सारा चीज़ हम नर्सिंग इंटरवेंशन में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुडे वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ डेफनेस, है ना, ये सेकेंड पार्ट था। अब मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। आज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मैस्टरबेशन का टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसके बाद हम राइनाइटिस पढ़ते हैं, नेजल वाला सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।